for class 12 students, right? Okay. Welcome you all to the Singh Pathshala online classes. So up to lecture 11, we were studying about the nomenclature of aldehydes and ketones, and we have finished it. तो वो सब हमारा पूरा हो चुका था भाई. एल्डेहाइड और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर हम कर चुके थे. ठीक है. अब उसमें एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड मैंने मिस कर दिया था जिसका कॉमन नेम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसकी बात कर लेते हैं भाई. वो कंपाउंड क्या था? ओके, तो मैं बना रहा हूँ भाई. तो वो कंपाउंड ये था. अगर इसका IUPAC नेम लिखना होगा हमें, तो IUPAC नेम लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा, और उस पेरेंट चेन के अंदर जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, वो आना चाहिए. तो ये हो गई सेलेक्ट हमारी पेरेंट चेन. अब हमें पता है क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी किससे ज़्यादा होती है? अल्कोहल से ज़्यादा होती है. प्रायोरिटी एल्डिहाइड की अल्कोहल से ज़्यादा होती है, तो एल्डिहाइड का तो सफिक्स यूज़ होगा और अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज़ होगा यहाँ पे. तो नंबरिंग करेंगे पहले 1 2, और क्योंकि अल्कोहल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो नाम में इसका कैसे नाम लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी. उसके बाद में पेरेंट चेन पे आ जाएंगे, 2 कार्बन है. एथ कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एन 1 अल. ठीक है. इसका IUPAC नेम आसान है, लिख लेंगे, बट इसका कॉमन नेम इम्पोर्टेंट था भाई. इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो. अल्कोहल्स में मैंने एक कंपाउंड पढ़ाया था आपको, कुछ ऐसा. ओके. और इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता था अगर आपको पता होगा? इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल. ओके. या ऐसे लोग खाली ग्लाइकोल भी बोल देते हैं. तो ये ग्लाइकोल है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम जो मैंने अभी कंपाउंड एल्डिहाइड कंटेनिंग जो है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम ग्लाइऑक्सल होता है भाई. तो ये आप याद रखोगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. चलिए अब आगे बात करते हैं. अब हमें इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ना है भाई. ठीक है. तो हम यहीं से शुरू करते हैं. जो हमारा अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? फोर्थ फंक्शनल, नहीं सॉरी, हाँ फोर्थ फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है. तो इसका सिंबल हमें पता होना चाहिए. ओके. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल ये होता है C+O OH. कुछ लोग इसे कैसे लिख देते हैं? कुछ लोग इसे COOH भी लिख सकते हैं, या कुछ लोग इसे COOH भी लिख सकते हैं. ओके. उसके बाद में इसका प्रीफिक्स. वैसे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके प्रीफिक्स की कहीं ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, बट कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें इसका प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ सकता है. तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, और इसका सफिक्स जो होता है ओइक एसिड. ओइक एसिड. अब इसके लोएस्ट मेंबर की अगर हम बात करें, तो लोएस्ट मेंबर के लिए मैंने आपको बोला था कि जो भी सिंबल है वो तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से हम पहचान पाएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एटलीस्ट 1 कार्बन एटम होना चाहिए. तो क्योंकि सिंबल के अंदर ही कार्बन एटम है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं. तो ये इसका लोएस्ट मेंबर हो गया भाई. ठीक है. एक और चीज़ देखिए आप ऊपर, एक और चीज़ देखिए कि इसके सिंबल में ध्यान से देखिए कि ये कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो ही मतलब इनकम्प्लीट है. ठीक है. इसकी केवल एक ही वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? ये टर्मिनल पे ही जुड़ेगा. ठीक है. हमेशा एंड पे ही जुड़ेगा. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा ग्रुप है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है. चलिए भाई, ये समझ में आ गया. अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं. नॉमेनक्लेचर. तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे किया जाता है? इनका नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी साइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका नाम लिखते हैं. तो पहले लिखा जाएगा नेमिंग ऑफ साइड ग्रुप्स. साइड ग्रुप्स
with their position in alphabetical order. ओके, alphabetical order। उसके बाद में पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस इसका सफिक्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, हम वो यूज़ करते हैं ओइक एसिड। तो ये हो गया हमारा सफिक्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, इसे यूज़ करेंगे भाई हम। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हमें समझ में आ गया कैसे करना है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लोएस्ट मेंबर ही ले लेते हैं, HCOOH। तो सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो। तो पेरेंट चेन यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन की हमारी पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, अब IUPAC नेम लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइड ग्रुप के नाम लिखने थे हमें, क्योंकि साइड ग्रुप इसके अंदर है ही नहीं है, तो हम सीधा पेरेंट चेन के नाम से शुरुआत करेंगे। पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है, तो एथ। कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एन। ओके, और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन के साथ इसे ओइक एसिड लिख देंगे भाई। ठीक है, अब 1 को हटा भी सकते हैं, तो इसे मीथेनोइक एसिड भी लिखा जा सकता है, मीथेनोइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन आपको बताने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कहाँ टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरू होगी, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 पोजीशन पे ही लगा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन नहीं बताई जाती है। अंडरस्टूड है? 1 पोजीशन। तो लिख भी देते हैं, acids are always present at 1 पोजीशन। चलिए और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले इसका जो भी हमने ऊपर कंपाउंड लोएस्ट मेंबर इनका लिखा था, इसका कॉमन नेम भी इम्पोर्टेंट है भाई, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। ओके, फॉर्मिक एसिड एक टॉक्सिक केमिकल बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक टॉक्सिक केमिकल होता है, जहरीला होता है फॉर्मिक एसिड। जब भी कोई हमें स्नेक या आंट क्या करता है, बाइट करता है, तो यही फॉर्मिक एसिड वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें पेन या बर्न जो भी है उसका सेंसेशन होता है। ठीक है, तो ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड। और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया हमारा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसके अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये हो गई हमारी पेरेंट चेन सेलेक्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है? इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले साइड ग्रुप तो यहाँ है नहीं है, तो फिर पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन है, तो एथ। ओके, कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन 1 2 1 ना भी लिखें तो चलेगा, इथेन वनोइक एसिड। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसे एसिटिक एसिड बोला जाता है भाई। इसका कॉमन नेम जो है वो एसिटिक एसिड है, तो इसे आप याद रखोगे कॉमन नेम को। ठीक है, रट लेना आपने, बहुत यूज होता है ये। ओके, और ये एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? ये विनेगर में होता है भाई। विनेगर के बारे में आपको पता होगा, जिसमें पिकल्स वगैरह के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम यूज करते हैं विनेगर को, तो प्रेजेंट इन विनेगर। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हो गया भाई, दिस वन। अगर इसका नाम हम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई।
उसके बाद में हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखना है तो पहले नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4। अब साइड ग्रुप है नहीं है तो पेरेंट चेन से ही शुरुआत करेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, हाँ जी डबल बॉन्ड इसमें है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसको पोजीशन के साथ लिखेंगे 2 इन एंड देन 1 ओइक एसिड। ओके, तो ये आसान है भाई। इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम भी है। अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक ऐसा कंपाउंड भी मैंने लिखवाया था, ये वाला कंपाउंड, ये एल्डिहाइड मैंने लिखवाया था और इसका जो कॉमन नेम था भाई वो था क्रोटोन एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्रोटोन एल्डिहाइड था। ऐसे ही इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्रोटोनिक एसिड हो जाएगा। ओके, तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं। अब और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। मान लीजिए ये ले लिया हमने एग्जांपल, और इसका अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें करना है, अगर इसका हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा, उसमें नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है। ओके, अब नंबरिंग कर दी तो पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। 2 कार्बन है तो एथ, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो इन प्लस। अब कार्बोक्सिलिक, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है वो 2 हैं, ठीक है, तो दोनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, दोनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी 1,2 डायोइक एसिड। तो ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा भाई। ओके, इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। ये आपको याद रखना है। ओके, ये कौन सी कैटेगरी है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं भाई, जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, that are known as डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गए ये। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे और भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो कॉमन नेम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकियों के भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है दूसरे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इनके कॉमन नेम्स कैसे याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मान लीजिए हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं COOH CH2 द होल N COOH, और ये N की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो उससे हम इनका नाम भी लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं N लिख देता हूँ, यहाँ पे उनका फॉर्मूला क्या आएगा वो लिखा जाएगा। ओके, और यहाँ पे उनका कॉमन नेम आ जाएगा भाई, कॉमन नेम आ जाएगा, और इसी से हम याद कर लेंगे एक ट्रिक। तो देखिए, अगर N की वैल्यू 0 होगी, अगर N की वैल्यू 0 होगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH। जो ऊपर ही अभी हमने पढ़ा था, इसका कॉमन नेम क्या था, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, अगर N की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं मालोनिक एसिड, इसका कॉमन नेम है मालोनिक एसिड। अगर N की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका नाम होगा सक्सीनिक एसिड। अगर N की वैल्यू 3 हो जाएगी तो इसके अंदर 3 CH2 यूनिट्स आ जाएंगी बीच में, इसका नाम होगा ग्लूटेरिक एसिड। ओके, अगर N की वैल्यू क्या हो जाए,
अगर n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम एडिपिक एसिड हो जाएगा, कॉमन नेम। अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो फॉर्मूला कुछ ये हो जाएगा, और इसका नाम जो होता है फिमेलिक एसिड होता है, कॉमन नेम। अगर n की वैल्यू 6 हो जाए तो इसका नाम होता है सुबेरिक एसिड। तो देखो भाई, इन सब के हमने कॉमन नेम लिख लिए, तो ये आपको पता भी होने चाहिए, बट इन्हें याद कैसे करें, ठीक है। तो उसकी ट्रिक ये है कि आप इनके कीवर्ड्स कुछ याद रखोगे, ठीक है, कि न्यूमोनिक टाइप याद रखोगे, ऑक्जेलिक का ओ, ठीक है, ऐसे इनके आगे मैं नाम लिख देता हूँ, एक एक लेटर लिख लेते हैं ताकि इनका हमें नाम याद आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हो, इन पूरे n इज इक्वल टू 0 से शुरू हो जाएंगे, 0 to 6 के लिए ओम्स गैप्स नाम होता है, ठीक है, ओम्स गैप्स। तो ऐसे आप याद कर सकते हो 0 to 6 के लिए, ठीक है। ओ के लिए 0 होती है n की वैल्यू, और बाकी आगे बढ़ते जाएंगे, ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड, एम फॉर मेलानिक, और जैसे भी बाकी तो नाम मैंने लिखवाए हैं इसके अंदर। तो ऐसे हो जाएगा भाई। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी नाम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है, तो इसे भी किया जा सकता है। अब और एग्जांपल्स लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के। तो मान लीजिए साइक्लिक रिंग के साथ अगर COOH ग्रुप जुड़ा हो, तो इसमें हमारा क्या है, साइक्लिक रिंग में मैंने आपको बताया था पेरेंट चेन, यहाँ तो रिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो चेन में है, तो हमारी पेरेंट चेन हम बाहर ही सेलेक्ट करेंगे, एक ही कार्बन है उस चेन में, तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी भी। बाकी सबको कैसे ट्रीट करेंगे, हम साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे, तो पहले नंबरिंग करेंगे हम, पेरेंट चेन में नंबरिंग क्या करनी है, एक ही कार्बन है तो 1 ही देंगे उसे, तो 1 पे क्या है, इतना बड़ा सा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज 1 साइक्लोहेक्साइल, और उसके बाद में पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो मेथ, ना तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ना तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दोनों ही नहीं है, तो N आएगा, 1 वीक एसिड। तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे भाई, बट अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे अब। तो देखिए इसमें क्या है, पहले केस में हमने क्या किया था, हमने बाहर जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसे पेरेंट चेन हमने मान लिया था। अगर हम इनमें से किसी एक को पेरेंट चेन मानते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम रखनी है हमें, ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी सेम ही है, तो किसी एक को मतलब पेरेंट चेन नहीं माना जा सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रिंग को पेरेंट चेन मान लेते हैं भाई, इस केस में हम रिंग को ही पेरेंट चेन मान लेते हैं, तो रिंग में ही नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को छोटे से छोटा नंबर मिले, तो 1 और 3 मिल गया, तो इसका नाम कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, इसका नाम कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। तो पहले पेरेंट चेन का नाम 6 मेंबर की साइक्लिक चेन है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, ओके, और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 1,2। अब ये COOH ग्रुप को पूरे को कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। अगर हमें किसी कभी भी इसे COOH को एज ए सब्सटीट्यूएंट बताना है तो हम इसे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्ब का मतलब मैंने पीछे लेक्चर्स में बताया था, कार्ब का मतलब होता है 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम कुछ ऐसे किया जाएगा भाई। चलिए इजी था, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेंजीन रिंग पे अगर COOH ग्रुप लगा हो, COOH ग्रुप लगा हो, तो हम इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप बाहर है तो पेरेंट चेन हमारी बाहर हो जाएगी,
तो उसमें नंबरिंग करेंगे 1 और इसे एज ए साइड ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो इसका नाम क्या आ सकता था, इसका नाम आ सकता था भाई 1 फिनाइल मीथेन 1 ओइक एसिड। बट ये नाम क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसका नाम IUPAC नेम ये नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम हमारी कन्वीनियंस के लिए मान लिया गया है कि इसका IUPAC नेम होगा बेंजोइक एसिड। ओके, इसका IUPAC नेम होगा बेंजोइक एसिड, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए अगर बेंजोइक एसिड के ऊपर फर्दर अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे, जैसे कि मैं लगा के दिखा देता हूँ। अगर फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स लगें तो बहुत ज़्यादा बड़ा नाम ना लिखना पड़े हमें। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम बेंजोइक एसिड होता है। मान लीजिए अगर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसमें देखिए इतने पोर्शन को तो हम बेंजोइक एसिड ही बोलते हैं, तो बाकियों को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, साइड ग्रुप ट्रीट किया जाएगा, तो उनकी पोजीशन बताने के लिए हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब इनका नाम लिखेंगे भाई। तो ये साइड ग्रुप है, इसका नाम, इस साइड ग्रुप का नाम नाइट्रोसो होता है, और ये साइड ग्रुप का नाम क्या होता है, इसका नाम आइसोब्यूटाइल होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले आता है, तो हम आइसोब्यूटाइल को पहले लिखेंगे। तो इसका IUPAC नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 3 आइसोब्यूटाइल 2 नाइट्रोसो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान हो गया। अब बेंजोइक एसिड ना लिख के अगर इतना बड़ा सा नाम जो ऊपर मैंने बताया था तुम्हें वो लिखना होता तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, नाम बहुत बड़ा हो जाता, तो इसीलिए हमारी सहूलियत के लिए इसका जो कॉमन नेम है वो बेंजोइक एसिड रख दिया गया। ओके, तो कहीं कहीं आपको IUPAC नेम भी याद रखने होंगे। ठीक है, वैसे तो IUPAC नेमिंग करने का एक सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं, बट कहीं कहीं हमें उन्हें याद रखना होगा। चलिए अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एग्जांपल्स, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो तो इसका IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी हमारी ये, क्योंकि इसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप था। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगी कि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले, तो नंबरिंग भी कर दी। अब उसके बाद में हमें IUPAC नेम लिखना है इसका। तो सबसे पहले साइड ग्रुप, तो ये हमारा साइड ग्रुप है। ठीक है, फिनाइल साइड ग्रुप है हमारा, तो 3 फिनाइल। उसके बाद में पेरेंट चेन का नाम प्रॉप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे पोजीशन के साथ लिखेंगे 2 इन एंड 1 ओइक एसिड। तो आसान है भाई इसका IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम भी आप याद कर सकते हो। एक एल्डिहाइड मैंने लिखवाया था, कुछ ऐसा ही था वो, बस यहाँ पे COOH ग्रुप है, वहाँ पे CHO ग्रुप था। इस एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम था वो सिनेमल्डिहाइड था। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई, इसका कॉमन नेम होगा सिनेमिक एसिड। तो ये हो गया भाई, इसे याद रखना है आपको, कॉमन नेम से ये याद रखने होंगे। अब आगे चलते हैं कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगर रिंग के ऊपर 2 COOH 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएं तो इनका IUPAC नेम लिखना तो मैंने सिखाया ही है आपको, पीछे ही सिखाया था, फिर दोबारा से बता देता हूँ। ऐसे केस में रिंग को पेरेंट चेन सेलेक्ट किया जाता है और रिंग में ही नंबरिंग की जाती है 1 2, और उसके बाद में इसका नाम लिखने का तरीका ये होता है कि पेरेंट चेन का नाम पहले, पेरेंट चेन इज बेंजीन, और उसके बाद में 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो IUPAC तो आसान है, मैंने ये क्यों लिखवाया आपके लिए, बिकॉज इसका कॉमन नेम जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है थैलिक एसिड। ओके, थैलिक एसिड, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और अलग अलग पोजीशन पे अगर ये जुड़ जाए, COOH अलग अलग पोजीशन पे अगर जुड़ जाए, मान लीजिए एक COOH दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पे जुड़ जाए, तो इस केस में इसका नाम क्या होगा, ठीक है। IUPAC तो आप लिख ही लेंगे, मैं कॉमन बता देता हूँ। इसका जो कॉमन नेम होगा, अब कुछ बदल जाएगा इसका कॉमन नेम, IUPAC खुद करेंगे भाई। कॉमन नेम जो होगा वो होगा, इसे बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड। इसे भी याद रखेंगे भाई, RML। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पे जुड़ जाए, तो इस केस में जो कॉमन नेम होता है वो होता है टेरेथेलिक एसिड। मैं लिख देता हूँ, टेरेथेलिक एसिड। ओके, तो ये भी आपको इसका कॉमन नेम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए मैंने लिखवाया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद में हम एंड में पढ़ा करते थे कि इनके प्रीफिक्स का यूज कैसे करेंगे। तो हमें तो पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स जहाँ यूज होना था, अगर एक से ज्यादा रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो तो वहां हमने यूज किया था। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी तो सबसे ही ज्यादा होती है, तो इसके प्रीफिक्स का यूज नहीं होता है भाई, तो वो पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप, डेट इज एस्टर्स। ठीक है, तो एस्टर्स की नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका सिंबल पता होना चाहिए, जिससे आप पहचान पाओ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सिंबल क्या होता है इनका, COO R। ओके, COO R, यहाँ कुछ लोग इन्हें COR भी लिख देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिखें, बात एक ही है, आप समझ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे जो R है वो R, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R से किसी भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैं अपने पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उनके नाम भी होते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अल्काइल ग्रुप, अब इनके प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है एस्टर्स का, एस्टर्स का प्रीफिक्स जो होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल एस्टर्स का प्रीफिक्स होता है। अब सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स क्या होता है, इनका सफिक्स होता है O8। ओके, इनका सफिक्स होता है O8। अब लोएस्ट मेंबर की बात करते हैं। लोएस्ट मेंबर जो होता है इनका एस्टर्स का, वो ये होता है COOCH3। तो ये इनका लोएस्ट मेंबर है भाई। अच्छा, एस्टर्स में भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये भी हमेशा कार्बन की केवल एक ही वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो ये भी हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये जहाँ भी जुड़ेंगे ये हमेशा टर्मिनल पे जुड़ेंगे, तो ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो आसान चीज़ थी, ये समझ में आता है। अब इनके नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसका मैं एग्जांपल देके ही बताता हूँ। तो क्या किया जाता है, तो एक एग्जांपल लोएस्ट मेंबर ही हम ले लेते हैं अपना। सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पेरेंट चेन, ठीक है। इसी के साथ ये COO, ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई। ओके, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। अब पेरेंट चेन के को सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, जो भी C O के आगे, ठीक है, C O के आगे, तो ये इसे ध्यान से देखिए, C O के जो आगे एल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है भाई। IUPAC नोमेनक्लेचर में उस एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है।
तो इस एल्काइल ग्रुप का नाम होता है मिथाइल, तो मिथाइल को लिखेंगे पहले। उसके बाद में हम पेरेंट चेन पे आते हैं। पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो मेथ, ओके, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो अन, और 1 पोजीशन पे अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 देंगे हम, तो 1 पे ही एस्टर ग्रुप है तो 108। ओके, 1 को आप ना भी लिखें छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गया भाई, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, तो एस्टर ग्रुप कंटेनिंग पेरेंट चेन ये हो गई। उसके बाद में उसमें नंबरिंग करें, नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि एस्टर ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग में, तो 1 2। उसके बाद में क्या करना होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के आगे, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के आगे जो एल्काइल ग्रुप होता है हमें उसका नाम लिखना होता है। इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। ओके, तो आइसोप्रोपाइल, और उसके बाद में पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो एथ कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो N108। तो ऐसे करते हैं हम एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर भाई। तो ये आसान है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए और थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं तो इसमें हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है कंटेनिंग द एस्टर ग्रुप, तो ये होगी हमारी पेरेंट चेन। और उसके बाद में हमें क्या करना होता था, पेरेंट चेन में नंबरिंग, एस्टर को प्रायोरिटी देनी है 1 2 3 4। ओके, और उसके बाद में हमें जो भी सी डबल बॉन्ड ओ के आगे, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें भाई, सी डबल बॉन्ड ओ के आगे वाला जो एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, इधर वाला नहीं, पता चले आप उल्टा कर दें, इधर वाले का नाम पहले लिख दें, तो ये वाले का नाम नहीं लिखना है, इस वाले का नाम लिखना है भाई, सी डबल बॉन्ड ओ के आगे, मतलब जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसे पहले लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल। तो टर्ट ब्यूटाइल लिख दिया। उसके बाद में हम पेरेंट चेन पे आएंगे। पेरेंट चेन में भी क्या है, पेरेंट चेन में के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, वो सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, तो उसे पहले लिखा जाएगा, साइड ग्रुप को लिखा जाएगा पोजीशन के साथ। तो टर्ट ब्यूटाइल लिखने के बाद में 2 ब्रोमो, और उसके बाद में पेरेंट चेन का नाम, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पोजीशन के साथ उसे लिखेंगे 3 इन देन 108। तो ऐसे लिखा जाएगा अभी इसका IUPAC नेम। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ध्यान देते हैं तो आसान है भाई। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं एस्टर के नॉमेनक्लेचर के। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात तो एस्टर्स में यह है कि आपको याद रहे कि किस एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता था, सी डबल बॉन्ड ओ के बाद में आने वाले एल्काइल ग्रुप का नाम, या जो एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ता है उसका नाम पहले लिखा जाता है और बाद में पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है। तो देखिए अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड्स लिख देता हूँ, तो देखिए दोनों में पेरेंट चेन क्या होगा, दोनों में पेरेंट चेन क्या होगा, इसके अंदर ये होगा भाई पेरेंट चेन। ओके, इसके अंदर ये पेरेंट चेन होगा, या मैंने तो बताया था आपको इसे पेरेंट चेन नहीं सेलेक्ट करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि रिंग या चेन में से किसी एक कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट किया जा सकता है। तो जितना भी मैंने ये येलो से हाईलाइट किया है ये तो दोनों ही चीज़ें आ गई, रिंग भी आ गई और चेन भी आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा,
वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, इसमें जो पेरेंट चेन होगी केवल ये एक ही कार्बन की होगी हमारी, और इस पेरेंट चेन के अंदर इस ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा भाई, या साइड ग्रुप ट्रीट किया जाएगा हमारा। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होता था जो सबसे आगे है भाई, जो सबसे आगे है। या एक और काम हो सकता है भाई, एक और भी तरीका हो सकता है कि एस्टर के केस में आप इस पूरे को एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, वही ताकि हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ी कम हो जाए, जिसके बारे में आप हमेशा ही बता रहा था तुम्हें कि जब भी बेंजीन रिंग का नंबर आता है तो क्या करते हैं वो लोग, आईयूपीएसी नेम में, मतलब आईयूपीएसी नेम शॉर्ट नेम को किसी को भी आईयूपीएसी नेम कंसिडर कर दिया जाता है। इस पूरे को पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया जाता है। पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा तो पहले अल्काइल ग्रुप हो गया हमारा मिथाइल, और उसके बाद में जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है इस पूरे का नाम होता है बेंजोएट। तो इसका आईयूपीएसी नेम ऐसे लिखा जाता है। अब इधर आ जाएं भाई हम, तो इधर पेरेंट चेन कौन सी होगी, हमारी पेरेंट चेन ये होगी भाई, ठीक है। तो और बाकी किस एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा, वो ये था जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, वो देखिए। तो ये जो ग्रुप है सबसे पहले इसका नाम आएगा, इसका नाम हो गया फिनाइल, और उसके बाद में पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो एथ। ओके, कोई भी डबली बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपली बॉन्डेड नहीं है तो N1O8। ओके, तो 1 2 ऐसे नंबरिंग की जा सकती है। ओके, तो ये हमारे लिए आसान हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एस्टर के बाद में अब कुछ सॉल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका भी रिजेम्बलेंस जो होता है, मतलब उनके नाम लिखने का भी तरीका बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम क्या करते हैं, एस्टर का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट का नाम, देखिए। तो ये भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम कर रहे थे एस्टर्स में, हम क्या करते थे, जो भी आगे क्या प्रेजेंट होता था, जो भी आगे क्या प्रेजेंट होता था, जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता था हम उसका नाम लिखते थे पहले, और उसके बाद में हम पेरेंट चेन पे आते थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करना है भाई। इनका अगर हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले जो भी सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन से के साथ जो मेटल जुड़ा होता है उसका नाम पहले लिखेंगे। सॉल्ट है तो हमेशा यहाँ पे मेटल ही कोई ना कोई जुड़ा होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा सोडियम, और उसके बाद में फिर हम पेरेंट चेन पे जाएंगे। पेरेंट चेन हमारी ये थी, और उसके अंदर नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 1 2। ओके, और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, 2 कार्बन है तो एथ, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो N1O8। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जो सॉल्ट का नाम है वो भी हम सिमिलर वे में लिख सकते हैं जैसे हम किनका लिख रहे थे, जैसे हम एस्टर्स का लिख रहे थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा सॉल्ट ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, द होल ट्वाइस कैल्शियम। तो हमें पता है कि हमेशा सबसे पहले जो जो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है वो कैल्शियम होता है। असल में इसे अगर थोड़ा मैं खोल के बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है भाई। तो बेसिकली C डबल बॉन्ड जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके साथ कैल्शियम जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम का नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कैल्शियम, और इसके बाद में हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो कैल्शियम के बाद पेरेंट चेन हमारी ये हो गई,
पेरेंट चेन हमारी ये हो गई भाई। तो इसका नाम क्या था, इसे बेंजोइट बोलते थे, मैंने अभी पीछे ही बताया था आप लोगों को। तो कैल्शियम बेंजोइट इसका नाम है। तो सॉल्ट्स का भी नेमिंग हमें आ गई भाई। एक छोटा सा नोट और लिख लेंगे आपके लिए, एक एडिशनल जानने वाली चीज। साइक्लिक जो एस्टर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही साइक्लिक एस्टर्स भी पॉसिबल हैं। तो साइक्लिक एस्टर्स को लेक्टोन्स बोला जाता है, मतलब एक कॉमन नेम है, पूरी सभी साइक्लिक एस्टर्स के लिए यूज किया जाता है, एक जनरल नेम है लेक्टोन्स। तो लिख देते हैं साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लेक्टोन्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 5 मेंबर वाला ये एस्टर हो गया, 5 मेंबर की रिंग है ये। ओके, ये 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, 4 मेंबर की रिंग और 3 मेंबर की रिंग जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, 4 मेंबर और 3 मेंबर की रिंग ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो इस फॉर्म में ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये अनस्टेबल है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ भाई मैं। इनमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए। तो ये भी अनस्टेबल है, वो भी अनस्टेबल है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट पोर्शन हमारा रह गया, लास्ट पोर्शन क्या रह गया है, यूज ऑफ एस्टर के प्रीफिक्स का तो यूज हमने कहीं किया ही नहीं। तो प्रीफिक्स का यूज तभी होता है जब उस फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो। तो यूज ऑफ प्रीफिक्स ऑफ एस्टर्स। तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो कोई ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं जिसके अंदर क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, ओके, और एस्टर भी हो। मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया, हमने एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है और एस्टर ग्रुप यहाँ पे है, और हमें पता है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर प्रायोरिटी सबसे ही ज़्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी। तो पेरेंट चेन जो सेलेक्ट की जाएगी कुछ ऐसे सेलेक्ट की जाएगी कि उसके अंदर वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आना चाहिए। ओके, तो पेरेंट चेन को ये सेलेक्ट की जाएगी भी पेरेंट चेन। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे को ही छोड़ देना है हमने। वो क्यों छोड़ देना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। इसे पेरेंट का जो सॉरी एस्टर को पूरे को छोड़ देना है, और एस्टर का जो कार्बन है इस पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई। उसके बाद में हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कुछ प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे। इसकी एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसे 1 देंगे। उसके बाद में अब कैसे, अब इसे हमें पेरेंट चेन में सेलेक्ट नहीं किया है, एस्टर ग्रुप को पेरेंट चेन में सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये साइड ग्रुप हो गया भाई। अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो 3 पे हमारा ये पूरा साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 पोजीशन पे कार्बन नंबर 3 पे ये पूरा साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस पूरे साइड ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे, अब याद करें थोड़ा एस्टर का प्रेफिक्स। ठीक है, एस्टर का एस्टर का प्रेफिक्स क्या होता था, होता था एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये जो एल्कोक्सी वर्ड है वो तो इसके लिए यूज हो रहा है भाई, इसके लिए ये एल्कोक्सी यूज हो रहा है इसके लिए। और जो कार्बोनिल जो होता था, ओके, जो कार्बोनिल होता था वो यूज हो रहा है इस C डबल बॉन्ड O के लिए। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, और अगर मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन, मैंने आपको पढ़ाया था इनके ग्रुप्स की नेमिंग भी पढ़ाई थी। अगर किसी एल्काइल ग्रुप के साथ पहले फिर ऑक्सीजन जुड़ा हो और उसके बाद में वो पेरेंट चेन से कहीं भी जुड़ा हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा। तो ऐसे ही CH3 तो मिथाइल ग्रुप होता है, बट CH3 को अगर ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया जाए और फिर उसे कहीं जोड़ा जाए तो वो कैसा ग्रुप हो, उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा।
और ये C डबल बॉन्ड O को तो हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी कार्बोनिल जुड़ा हुआ है। ये पूरे एस्टर ग्रुप का नाम हो गया भाई, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और उसके बाद में पेरेंट चेन पे आएंगे, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो N1 एसिड। तो ऐसे करते हैं अभी इसके प्रीफिक्स का यूज। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो एस्टर का C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन था, ठीक है, जिसे कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, वो हमने पेरेंट चेन में क्यों कंसिडर नहीं किया वो देखिए। बिकॉज इसके नाम में ही जितने कार्बन हमारे कंपाउंड के अंदर हैं, ठीक है, अगर हम टोटल कार्बन एटम्स की बात करें इस कंपाउंड के अंदर, तो टोटल कार्बन एटम कितने हैं इसके अंदर, वो 5 हैं। तो हमारे नाम के अंदर ऑलरेडी 5 काउंट हो चुके हैं। देखिए कैसे, मेथ का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन एटम, ओके, और कार्ब का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन, और प्रॉप का मतलब कितना होता है, 3 कार्बन। तो टोटल ऐड करेंगे सबको तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन एटम। इसीलिए हमने, क्योंकि जो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन था वो कार्ब में ही उसका वो कंसिडर कर लिया गया है, तो इसे पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करना है भाई। तो आपको फ्यूचर में या कहीं भी अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको पता ना लगे इसे पेरेंट चेन में लेना है या नहीं लेना है, तो आप ये देखिए कि उस कंपाउंड के अंदर जो भी नाम आप लिख रहे हो उसके अंदर सभी कार्बन्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मतलब उस नाम के अंदर क्या हो जाना चाहिए, सभी कार्बन्स को काउंट जरूर करना होगा। ठीक है, तो टोटल 5 कार्बन थे तो हमारे इसके नाम के अंदर 5 कार्बन आ गए, तो यानी कि ये सही है, करेक्ट है। तो यही थी भाई एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर।